हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियोस में हम ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं। और आज हम इस वीडियोस में चर्चा करेंगे पृथ्वी की गतियों के संबंध में, और इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ इस पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पूर्व के वर्षों में इस पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी की गतियों को समझने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती है। एक वो गतियाँ जिसको घूर्णन गति कहते हैं, जिसको दैनिक गति कहते हैं या परिभ्रमण कहते हैं। अंग्रेजी में इसको रोटेशन कहते हैं। ये अलग अलग शब्द हैं। प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, इसको याद रखना है। और दूसरी गति है परिक्रमण, जिसको वार्षिक गति कहते हैं या रिवॉल्यूशन कहते हैं। घूर्णन वह गति है जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो उसको घूर्णन कहते हैं या दैनिक गति कहते हैं। जबकि परिक्रमण या वार्षिक गति वह गति है जब पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर एक वर्ष यानी 365 दिन में लगाती है, तो उसको परिक्रमण या वार्षिक गति कहा जाता है। अब इसी को समझते हैं नीचे। घूर्णन या दैनिक गति क्या है कि पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर, जैसा मैंने कहा, पश्चिम से पूर्व लट्टू की भांति घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। और इसी घूमने के कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है, उसी के कारण दिन और रात होती है। और इस गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। और जैसा कि हमने बताया कि पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर पूरा घूम जाती है। इस 24 घंटे में 12 घंटे सूर्य के सामने पृथ्वी का आधा गोलार्ध रहता है, जबकि 12 घंटे पृथ्वी का आधा हिस्सा सूर्य के विपरीत दिशा में रहता है। सूर्य के सामने पृथ्वी के हिस्से में दिन रहता है, जबकि सूर्य के पिछले हिस्से में रात रहता है। तो दिन और रात की जो प्रक्रिया होती है वह पृथ्वी की दैनिक गति या घूर्णन गति से होता है। इसको हम मानचित्र से भी समझने का प्रयास करते हैं। इसमें मानचित्र में दर्शाया गया है कि टॉर्च की रोशनी को अगर सूर्य की रोशनी मान लिया जाए और ग्लोब को पृथ्वी मान लिया जाए, तो टॉर्च की रोशनी से जब हम ग्लोब पर मारते हैं तो ग्लोब का आधा हिस्सा ही केवल सूर्य टॉर्च की रोशनी के सामने प्रकाशित होता है, जबकि आधा हिस्सा अप्रकाशित रह जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आधे हिस्से में जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो आधा हिस्सा दिन रहेगा, आधा हिस्सा रात रहेगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि सूर्य की पृथ्वी की जो अपनी जो धुरी पर जो घूमने की गति है, उसको कभी कभी हम अलग अलग शब्द से जानते हैं। जैसे जिसमें कि नक्षत्र दिवस आता है, सौर दिवस आता है। नक्षत्र दिवस को सिडरल डे भी कहते हैं अंग्रेजी में, और सौर दिवस को सोलर डे भी कहते हैं। नक्षत्र दिवस 23 घंटा 56 मिनट का होता है, जबकि सौर दिवस 24 घंटे का होता है। ये सब भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपसे पूछ लेंगे कि नक्षत्र दिवस कितनी अवधि का होता है, या सौर दिवस कितनी अवधि का होता है। ये सभी दिवस पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण होता है। अब देख लेते हैं परिक्रमण अथवा वार्षिक गति क्या है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, हमने कहा कि अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ वो सूर्य का भी चक्कर लगाता है एक अंडाकार मार्ग में, जिसको जियोइड भी कहते हैं। और इसको घूमने में 365 दिन और 6 घंटे का एक समय लगता है। पृथ्वी इस अंडाकार मार्ग पर जो घूमती है, इसको भूकक्षा या अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। और पृथ्वी के इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण कुछ जो अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं कि पृथ्वी कभी सूर्य के कभी नज़दीक चली जाती है, कभी पृथ्वी के सूर्य के काफ़ी दूर चली जाती है, क्योंकि वो अंडाकार मार्ग में सूर्य का चक्कर लगा रही होती है। इस स्थिति को ही पेरीहेलियन या अपहिलियन कहते हैं, जिसको हिंदी में उपसौर और अपसौर कहते हैं। उपसौर हो गया या पेरीहिलियन हो गया कि पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास हो जाती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को बनती है। और अपसौर हो गया पृथ्वी जब सूर्य की अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। नीचे मानचित्र में आप देख सकते हैं कि अंडाकार मार्ग में घूमने के कारण पृथ्वी कभी सूर्य के नज़दीक चली गई है और कभी सूर्य से काफ़ी दूर चली गई है।
आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपसौर में कब किस तिथि को उपसौर की स्थिति बनती है और अपसौर की स्थिति किस तारीख को बनती है। तो दोस्तों इसको एक कोड के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। हमने कोड नीचे लिखा है PTJ और AFJ। PTJ का मतलब हो गया P से पेरीहिलियन, T से 3 और J से जनवरी, मतलब PTJ पेरीहिलियन 3 जनवरी। और दूसरा हो गया अपहिलियन के लिए AFJ, मतलब अपहिलियन 4 जुलाई। तो इस कोड को सिर्फ याद रखेंगे तो आपको तिथि याद रखने में आसानी होगी, PTJ और AFJ। अब हम लोग देखते हैं कि इसी धरती पर, इसी पृथ्वी पर कहीं पर दिन बड़ा होता है, कहीं दिन छोटा होता है, कहीं रात बड़ी होती है, कहीं रात छोटी होती है, कहीं गर्मी का मौसम रहता है तो कहीं ठीक उसी समय कि इस पृथ्वी के किसी हिस्से पर ठंड का मौसम रहता है। इसके पीछे क्या कारण है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पृथ्वी की जो गति है, जो अपनी धुरी पर घूमती है, या पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसी के कारण दिन छोटी होती है या बड़ी होती है, या फिर ऋतु परिवर्तन होता है, कहीं पर गर्मी पड़ती है, कहीं पर सर्दी पड़ती है। इसी को हम देखते हैं आगे डिफाइन किए गए हैं कि दिन रात छोटा और बड़ा क्यों होता है। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर तो घूमती ही है, साथ ही साथ वह सूर्य का भी चक्कर लगाती है, हमने पहले बता दिया। लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर ये अपनी पृथ्वी पर झुकी नहीं होती तो हर जगह, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध, रात और दिन बराबर होता। लेकिन पृथ्वी के अपनी धुरी पर झुकी रहने के कारण ही उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध जो भी सूर्य के सामने पड़ता है उसमें दिन रात की अवधि असमान रहती है। ऐसा कुछ महीने के लिए दोनों गोलार्धों में होता है, जिसको कौन सा महीना है वो, जबकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा देर तक रहता है और रातें बड़ी होती है, दिन छोटी होती है, या दिन बड़ी होती है और रातें छोटी होती है, इसको मैंने आगे मैं बताऊंगा। इसी प्रकार यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं करती तो एक गोलार्ध में दिन सदा ही बड़ी रहती और रातें छोटी होती, जबकि दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटी होती, क्योंकि एक गोलार्ध हमेशा सूर्य के सामने रहता। विषुवत रेखा को छोड़ करके विश्व के अन्य सभी भागों में विभिन्न ऋतुओं में दिन रात की लंबाई में अंतर पाया जाता है। विषुवत रेखा पर हमेशा दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि इसे हमेशा सूर्य का जो प्रकाश है बराबर मात्रा में प्राप्त होता है। अब हम देख लेते हैं 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि क्या है। 21 मार्च के बाद सूर्य की स्थिति उत्तरायण होने लगती है। उत्तरायण का मतलब हो गया कि सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा देर तक, ज़्यादा अवधि तक रहता है। उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या उससे अधिक समय तक प्राप्त करता है 21 मार्च के बाद। इसके कारण यहाँ पर दिन बड़ी दिन होते हैं और रात छोटी होती हैं। और जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि भी बढ़ती चली जाती है उत्तरी गोलार्ध में। यही कारण है कि आप जानते हैं कि गर्मी के दिनों में या 21 मार्च के बाद भारत जैसे देशों में दिन बड़ी होने लगती है और गर्मी पड़ने लगती है, जबकि उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 महीने की होती है वहाँ पर। इसी प्रकार से जब सूर्य 23 सितंबर तक वापस विषुवत रेखा पर लौट के आ जाती है और 23 सितंबर के बाद वो वापस दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाने लगती है। इस 23 सितंबर के बाद क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक रहता है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि भी बढ़ने लगती है और दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात रहता है। 23 सितंबर के बाद ये स्थिति दक्षिणी गोलार्ध की ओर होता है और वापस विषुवत रेखा पर वह 21 मार्च तक में सूर्य की अवस्थिति लौट के आ जाती है। हमने इस मानचित्र में दिखाया है कि किस प्रकार से अलग अलग समय में, अलग अलग महीने में सूर्य के पृथ्वी पर सूर्य की अवस्थिति बदलती रहती है। अब ऋतु परिवर्तन को भी हम समझते हैं कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस प्रकार से होता है। पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम का जो बदलाव होता है, वो भी पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने और सूर्य की परिक्रमा के कारण होता है। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही 4 अवस्थाएं बनती हैं, जिसको कि हमने अलग अलग तरीके से दर्शाया है, नीचे समझाया है। मोटे तौर पर
इसको 4 जो ऋतुएं होती हैं, जिसको कि मानचित्र में भी दर्शाया गया है, विंटर, समर, ऑटम। इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्य रूप से 21 जून और 22 दिसंबर की स्थिति के बारे में, और 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति में। 21 मार्च और 23 सितंबर के बारे में हमने बता दिया कि 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, अतः हर जगह दिन और रात की अवधि बराबर होती है। इस समय दिन और रात की अवधि की बराबर होने एवं ऋतु की समानता के कारण इन दोनों स्थितियों को 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव कहा जाता है, या सम रात दिन या इक्विनोक्स कहा जाता है। इसमें 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनोक्स और 23 सितंबर को ऑटम इक्विनोक्स कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि विषुवत रेखा पर सूर्य कब कब लंबवत चमकती है, तो इसका उत्तर है 21 मार्च और 23 सितंबर। इसी को आप ट्रिक्स के माध्यम से इस डेट को याद रख सकते हैं। ट्रिक्स हमने लिख दिया है नीचे, M23 मतलब 21 मार्च 23 सितंबर है। ये डेट काफ़ी कन्फ्यूजिंग है और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस विषुवत रेखा पर सूर्य कब लंबवत चमकती है, या विषुव की स्थिति कब बनती है, या इक्विनोक्स की स्थिति कब बनती है, तो उसका उत्तर होगा 21 मार्च और 23 सितंबर, जिसका कोड है M23। लेकिन इसके साथ ही साथ जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण की ओर होती है, तो सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है। इस स्थिति को ग्रीष्म अयनात शब्द से जाना जाता है, जिसको समर सॉलिस्टिस भी कहते हैं। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, हमने पहले बताया, और उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है, जिससे वहाँ ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश ज़्यादा देर तक उत्तरी गोलार्ध में रहता है, इसके कारण वहाँ ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है। लेकिन 21 जून के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक रहती है। लेकिन ठीक इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में इस समय दिन छोटी होती है और शीत ऋतु का समय रहता है। 21 जून के बाद 23 सितंबर तक सूर्य पुनः वापस लौट करके विषुवत रेखा पर आ जाता है और धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कम होने लगती है। ठीक यही स्थिति 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध के संबंध में बनती है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को विंटर सोलिस्टिस कहते हैं, जिसको शीत अयनात भी कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी और रात छोटी होती है। वस्तुतः सूर्य के दक्षिणायन होने अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में उन्मुख होने की प्रक्रिया 23 सितंबर के बाद प्रारंभ हो जाती है, जैसा हमने बताया, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर के बाद दिन बड़ी और रात छोटे होने लगती है। और ठीक इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जो 22 दिसंबर के उपरांत इस समय दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटी होती है और रातें बड़ी होती है, और मौसम वहाँ पर शीत ऋतु रहता है, ठंड का मौसम रहता है। यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कर्क रेखा पर किस डेट को सूर्य की किरण लंबवत चमकती है, या फिर किस डेट को मकर रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत चमकती है, इसके संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या ये पूछे जा सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन को रहता है, या दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन को रहता है। तो इस डेट को हमको याद रखना है, 21 जून और 22 दिसंबर को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरण कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, और 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पर दिन बड़ी होती है। जबकि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पर दिन बड़ी होती है और रातें छोटी होती हैं। तो इसको भी हम एक ट्रिक्स के माध्यम से याद रखते हैं, जिसको हम एजुबादी कहते हैं। एजू मतलब हो गया 21 जून, बादी मतलब हो गया 22 दिसंबर। ये दो ट्रिक्स को याद रखना है। अगर ट्रिक्स से याद नहीं रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा चांस है कि आपको ये क्वेश्चंस आप गलती कर दें और कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा ही। इसलिए ये तो सूर्य की जो गति है उससे जुड़े हुए जो प्रश्न आ सकते हैं वो 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर से संबंधित आ सकते हैं, जिसको एक कोड के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। 21 जून और 22 दिसंबर को हम एक एजुबादी के कोड से, और 21 मार्च 23 सितंबर को हम M83 के माध्यम से याद रख सकते हैं।
इस कोड को बार बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक बार जब याद हो जाएगा तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। और अगर कोड के बिना भी आप याद रखते हैं तो याद रखने में काफ़ी कठिनाई होगी और ज़्यादा चांस है कि आपके प्रश्न वहाँ पर गलत हो जाएंगे। समझने के लिए आपको हमने विस्तार से बता दिया है, आपको कोड भी बता दिया है। इस पर किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं अब वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें संभावित प्रश्न जो है, इस पर प्रश्न पहले पूछे भी जा चुके हैं। जैसा हमने पहले बताया कि एक पहला प्रश्न देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है। इसका सही उत्तर है 21 जून, सी आंसर है। दूसरा प्रश्न संभावित हो सकता है कि उपसौर की स्थिति किस तिथि को होता है। इसका उत्तर है 4 जुलाई। और अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन रात बड़ा और छोटा किस कारण से होता है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव के कारण। उपयुक्त में से सभी के कारण, उसका उत्तर डी है। अगला प्रश्न संभावित है कि इक्विनोक्स या विषुव की स्थिति सूर्य किस रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है। इक्विनोक्स या विषुव की स्थिति में सूर्य किस रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या ध्रुव कर्ण। इसका सही उत्तर है विषुवत रेखा। तो दोस्तों, हमने देखा कि पृथ्वी की गति के कारण जो घटनाएं होती हैं हमारी पृथ्वी पर, उसको हमने समझने का प्रयास किया। उसमें कौन कौन से घटनाएं घटित होती हैं और कौन कौन से टर्मिनोलॉजी उभर करके आती हैं, उस पर क्या संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो को सुनने के बाद पृथ्वी की गतियों से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे, चाहे किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं वो। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कमेंट ज़रूर बताएंगे कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू।